एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, पॉलिटी सब्जेक्ट में 7th क्लास की पॉलिटी है। आज हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप यहाँ पे आज इस इमेज में देख रहे हो दोस्तों, कुछ लोग जो है लाइन में खड़े हैं। इस कतार में खड़े लोगों में कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष दिख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जो लाइन में खड़े हैं और ये लोग जो है वोट देने के लिए खड़े हैं दोस्तों। तो वोट देने के लिए ये सभी व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सबको वोट देने का अधिकार है और सभी को समानता का अधिकार है और एक समान वोट देने का बराबर का अधिकार है। इसीलिए महिलाएं एवं पुरुष लाइन में लग करके वोट देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो आज हम इस चैप्टर में देखते हैं दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार। तो आप दोस्तों पिछली वीडियो यानी कि 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक थी पॉलिटी की, उसमें आपने दोस्तों लोकतंत्र के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और उसी के आधार पर दोस्तों आज हम 7th क्लास की जो पॉलिटी सब्जेक्ट है इसमें उससे कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर के देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए है जो समानता के बारे में बात करती है। जो भारतीय लोकतंत्र में जो समानता का अधिकार है सबको, उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की पिक्चर दी गई है और इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और यहाँ पर हर किसी का व्यवसाय भी अलग है। जैसे यहाँ पे सबसे आगे छोटे लाल खड़े हैं, वो किसान हैं। और दूसरे नंबर पर मंजीत कौर हैं, शिक्षिका हैं। फिर पीछे तेजा सिंह हैं, वो व्यापारी हैं। गिरीश राव छात्र हैं और कांता देवी एक घरेलू कामगार है दोस्तों। और सुजाता कुमारी जो हैं ये भी घरेलू कामगार हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 6 लोगों की पिक्चर दी हुई है और सब एक दूसरे से अलग अलग के व्यवसाय है, पेशा है, हर किसी का एक दूसरे से अलग काम है। लेकिन इन सबको दोस्तों समानता का अधिकार है। इन सबको एक समान अधिकार है किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों। तो देखते हैं इन सबको किस प्रकार से समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार किसे कहा जाता है और समानता का अधिकार क्यों मिला हुआ है, इसके बारे में दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। समानता के बारे में देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको समानता का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, जो समानता का अधिकार है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय की बात होती है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है दोस्तों। देखो, जहाँ पर समानता की बात आती है वो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलू को प्रभावी करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जो समानता होती है वो सभी कार्यों को, मतलब इसके कार्यप्रणाली के, इसके सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको दोस्तों किसी न किसी रूप में प्रभावी करती है। जैसा कि यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, इमेज में आप देखो, यहाँ पर कुछ लोग वोट देने के लिए खड़े हैं दोस्तों और इनको समानता का अधिकार है, तभी ये लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। और वोट देने के लिए सब लाइन में खड़े हैं दोस्तों, एक एक करके ये लोग वोट देंगे। और ये लोग, अगर इन्हें समानता का अधिकार नहीं होता तो शायद इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। तो देखो दोस्तों, जो समानता का अधिकार है उससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि मुझे वोट देने का अधिकार है, मैं अपने वोट का प्रयोग करूँगा। और ये उन्हीं देशों में लागू होता है जो लोकतंत्र सरकार होते हैं, जहाँ पर वहीं पर लोगों को समानता का अधिकार होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यक्ति एक समान रूप से देखे जाते हैं और सभी के लिए एक कानून, एक नियम होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मताधिकार की समानता, यानी कि वोट देने की समानता का अधिकार, वोट देने की समानता के अधिकार के बारे में बात हो रही दोस्तों। तो यहाँ पर एक कहानी है। कहानी का प्रारंभ कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। तो आपने इमेज में देखा था दोस्तों, वहाँ पर कुछ महिलाएं पुरुष लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए और वहाँ पर कांताबाई भी खड़ी थी वोट देने के लिए और उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है। पुनः उस विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक
अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोस छोटे लाल को भी। तो देखो दोस्तों, कांताबाई, यहाँ पर आप इमेज में देखो कांताबाई है। कांताबाई यहाँ जैन साहब के घर में काम करती है, लेकिन समानता के अधिकार होने के कारण कांताबाई भी उसी लाइन में वोट देने के लिए खड़ी थी और कांताबाई के मालिक जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े थे। अगर समानता का अधिकार नहीं होता तो कांताबाई के मालिक अलग लाइन में खड़े होते और कांताबाई अलग लाइन में, लेकिन यहाँ पर समानता का अधिकार होने की वजह से दोस्तों दोनों एक लाइन में एक काम के लिए खड़े थे। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, भारत में जितने भी वयस्क हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जितने वयस्क हैं, यानी कि जिसकी उम्र दोस्तों 18 साल से ज़्यादा हो गई है, वो वयस्क की श्रेणी में आते हैं और उन सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों अमीर हों। तो बिल्कुल दोस्तों, उनका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो पढ़े हों या ना पढ़े हों और वो किसी भी स्तर के हों, उनको वोट देने का अधिकार होता है दोस्तों। तो इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि जहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार है और समान रूप से वोट देने का अधिकार है, उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर सबको समान विचार है, सबको समान रूप से काम करने का, सोचने विचारने का अधिकार होता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह आर्थिक स्तर का या जाति में कुछ क्यों ना हो, यानी कि वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, एक वोट देने का उसके हकदार होता है, वो एक वोट दे सकता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है और कांताबाई के पास भी दोस्तों एक वोट है। तो देखो, कांताबाई किसी के घर में काम करती है और उसके पास एक वोट है, लेकिन उसको उस दिन अपने मताधिकार का एहसास होता है और उसे लगता है कि हाँ, हमें भी अधिकार है और यहाँ पे सबको समान अधिकार है अपने वोट देने का दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य प्रकार की असमानताओं के बारे में। अन्य प्रकार की असमानताएं कैसे होती हैं? कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है, लोगों को यहाँ पर समानता का अधिकार जरूर प्राप्त है, लेकिन ऐसे बहुत सी स्थितियां हैं जहां पर उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है और उन्हें ये एहसास होता है कि आज भी भारत जैसे देशों में भी असमानता दिखाई देती है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़ करके समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। तो आप जातिगत व्यवस्था जो है दोस्तों, ये बिल्कुल असमानताओं को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि आज भी असमानता है और ये विशेषकर दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है। जातिगत जो असमानता है, जातिगत व्यवस्था जो होती है, वो गाँव में अभी भी बहुत ही इसका प्रचलन है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, छोटी आयु से ही पता चल जाता है। आपको लोग बोल बोल करके, बता करके आपको एहसास दिला देते हैं कि आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जाति में रहते हैं और आपका जाति क्या है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद हम सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा इस एक प्रमुख समाचार के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कॉलम दिए गए हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आज भी शहर के लोगों में भी जातिगत व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। उनके पढ़े लिखे होने का भी विशेष महत्व नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, आइए अब हम एक कहानी
स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। दलित के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो देखो दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जो दलित लोग हैं वो अपने लिए संबोधित करते हैं, यानी कि जो निचली कही जाने वाली जाति है, कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए इन शब्द का, दलित शब्द का प्रयोग खुद के लिए करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि हमें भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। तो दलित जो शब्द है दोस्तों, इसका जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, अगर कहीं किसी ने दलित शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये आज भी हर कोई ये समझने लगता है कि वो निचली जाति का है, छोटे जाति का है, और आज भी उसे दबाया गया है और वो दबा कुचला हुआ महसूस करता है। यहाँ पर एक ओम प्रकाश वाल्मीकि ये है, उन्होंने क्या लिखा दोस्तों, इसको भी पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दोस्तों, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है दोस्तों, जिसका नाम है जूठन, और वो जूठन जैसी आत्मकथा में क्या लिखते हैं, इसको देखते हैं आगे दोस्तों। ये कहानी है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस समय की कहानी है। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर, यानी कि स्कूल में जब पढ़ते थे तो अन्य बच्चों से इन्हें दूर बैठना पड़ता था और वो भी ज़मीन पर बैठा करते थे। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, यानी जब इनका समय आता था कि सब बच्चे बैठ जाएं, उसके बाद मैं बैठूं, तब तक उस चटाई पे सारे बच्चे बैठ जाते थे और जगह नहीं बचती थी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि भी बैठ सकें। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। देखो दोस्तों, जब कक्षा 4 में ये थे तो उस समय मैदान में झाड़ू लगाया जाता था, और जैसा ये लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, तो एक कक्षा 4 में पढ़ने वाला बालक कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 10 साल हो सकती है, और मुझे लग रहा है ओम प्रकाश की उम्र और ही कम रही होगी। तो एक 8 साल 10 साल का बालक इतने बड़े मैदान में कैसे झाड़ू या साफ सफाई कर सकता है? बिल्कुल इनका कहना सही है कि उनके वजूद से कई गुना बड़ा था वह मैदान, जिसे साफ करने में मेरी कमर जो है दर्द कर जाती थी। कमर दर्द करने लगती थी, धूल से चेहरा सिर अट आट गया था, यानी कि उनके पूरे चेहरे पर धूल जो है, सिर पर धूल, हर जगह ये पूरे धूल जैसे हो जाते थे दोस्तों। क्योंकि साफ़ सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय आपने भी देखा होगा बहुत धूल मिट्टी उड़ती है दोस्तों। तो ये धूल मिट्टी में पूरी तरह से एकदम धूल जैसे महसूस करने लगते थे अपने आप को। मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। तो देखो दोस्तों, ये जब झाड़ू लगा रहे थे कितना कठिन दिन रहा होगा, कितने बुरा दिन था कि ये झाड़ू लगा रहे हैं और पूरे तन बदन पूरा धूल से भर गया है दोस्तों। उसके बाद बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, बच्चे इन्हें देख रहे हैं, और हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। हेडमास्टर भी इन्हीं को देख रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि काम नहीं कर रहे हों। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें तिरछी तमाशा देख रही थी, यानी कि जब तक ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे तब तक हर कोई इनको देख रहा था, और ये ऐसे लग रहा था जैसे लोग एक तमाशा बीन जिसे कहते हैं कि देखते रहते हैं, और हर कोई हंस रहा होगा। स्कूल
ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो देखो दोस्तों, जब अपने बेटे को कोई पिता ऐसा काम करते हुए देखेगा तो बिल्कुल पिता का दिल धड़क जाएगा और अंदर से एक गुस्से भरी आवाज़ निकलेगी। गुस्से से सबको देखेगा और गुस्सा आएगा ही अगर उसका बेटा स्कूल में पढ़ने के लिए आया है और उससे काम कराया जा रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। उनके पिता यानी उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में यानी ऊंची तेज आवाज़ में बोलते हुए सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ। यानी कि आप शिक्षक हो इसलिए मैं जा रहा हूँ और अभी भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ, पर इतना याद रखिएगा मास्टर साहब, यो यहीं पढ़ेगा। यानी कि वाल्मीकि यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में पढ़ेगा और यो ही नहीं, मतलब यहीं तक नहीं, इसके बाद और भी मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने कितनी साहस भरी बात कही और कितना साहस दिखाया दोस्तों। बिल्कुल उन्होंने सही किया कि उनका बेटा जो है पढ़ने के लिए आया था और उससे स्कूल का काम करवाया जा रहा था। इसीलिए जो अभी आरटीई आया है दोस्तों, आरटीई चल रहा है, उसके तहत आप स्कूल में किसी भी बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकते। उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने का काम होता है अध्यापकों का, और अध्यापक उसे उस बालक जो विद्यालय में आता है उसे शिक्षा दे सकते हैं, अन्य कोई काम स्कूल परिसर से संबंधित नहीं करवा सकते दोस्तों। ये तो कहानी थी दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अब दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के बड़े शहरों में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, यानी कि जो अंसारी जी थे वो पैसे वाले थे, उनके पास पैसा था, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनका नाम सुना, यानी कि मकान मालिक जिसका मकान था जो किराए पर देना चाहता था, वो सुना कि ये अंसारी हैं, उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। यानी कि उस बिल्डिंग में जहाँ पर अंसारी रहते थे, जिस बिल्डिंग को अंसारी ले रहे थे, उस बिल्डिंग के मकान मालिक का कहना था कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं रहता जो मांस खाता हो, यानी मांसाहारी कोई नहीं है, इस वजह से मैं आपको मकान किराए पर नहीं दे सकता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित होने वाली बिल्कुल बात थी दोस्तों, क्योंकि उन्हें मकान पसंद आया और यहाँ पर समानता का अधिकार था। लेकिन उनको ऐसा सुनने को मिला, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे वही बहाना दोहराने लगे। यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग थे वो इसी तरीके से बहाना बनाने लगे और वो इन्हें मकान नहीं देना चाहते थे। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर ने कितना अच्छा सुझाव दिया इन्हें कि आप अंसारी की जगह अपना नाम ही बदल लीजिए। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने को इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो इन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो देखो दोस्तों, इनको मकान ढूंढने में कमरे का
सॉरी दोस्तों, किराए पर जो मकान लेना था, किराए का कमरा लेना था, किराए के मकान में रखने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से थे और ये मांसाहारी थे, इसलिए इन्हें लोग कमरा अपना नहीं देना चाहते थे। और उसके बावजूद दोस्तों लोगों ने किस किस तरीके से बहाना बनाया कि हम आपको इस वजह से नहीं दे रहे। लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन बहाना बना करके लोग को अपना मकान जो है इन्हें नहीं देना चाहते। तो ये भी दोस्तों एक असमानता दर्शाती है, ये भी एक असमानता का माध्यम है, और यहाँ पर भी समानता होने के बावजूद भी असमानता आपको दिख रही है। तो दोस्तों इन दो कहानियों में हमने असमानता को भी देखा कि असमानता किस किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं चैप्टर के प्रारंभ में देखा था, भारत एक लोकतांत्रिक समानता रखने वाला देश है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ असमानताएं देखने को मिल जाती हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आगे यहाँ पर देखो दोस्तों, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब यहाँ पर गरिमा किस प्रकार बचाई जाती है और हमारी गरिमा क्या होती है, गरिमा का मूल्य क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं आगे कि हमारी मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं। देखो दोस्तों, जाति, लिंग, धर्म और वर्ग के आधार पर लिंग का असमानताएं देखी जाती है और असमानताओं में भेदभाव की समानताओं में भेदभाव किया जाता है। या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। देखो दोस्तों, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके साथ जातिगत असमानता थी, और अंसारी परिवार जो था उनके साथ धर्मगत असमानताएं देखने को मिली। यहाँ पर आगे देखते हैं, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को भी ठेस पहुँचती है। बिल्कुल दोस्तों, उनके सम्मान को भी, मान सम्मान को ठेस बिल्कुल पहुँचती है, क्योंकि उनके साथ असमानता हो रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के साथ उनकी गरिमा को भी ठेस पहुँची थी। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची और उनके गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं, यानी कि उनसे कम है और उनके बराबर नहीं है, जो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमानता व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। तो आपने देखा था दोस्तों किस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने उन्हें कहा था कि आप शिक्षक हो इसलिए मैं जा रहा हूं, और उन्होंने अपना क्रोध किस प्रकार से प्रकट किया था, और ये क्रोध उनका जायज़ था। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जातिगत असमानताएं, धर्म से संबंधित असमानताएं, लिंग से संबंधित असमानताएं आपको देखने को मिल रही। तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया। तो ओम प्रकाश एवं अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी गरिमा के खिलाफ था। आप यहाँ पर इस इमेज को देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बालक है, दो बालक बैठे हुए हैं जो पॉलिश का काम कर रहे हैं, और दो व्यक्ति जो है अपने अपने जूते पॉलिश करा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति जूते पॉलिश करवाए, उसके बाद इनको पैसे दे रहे हैं, और ये व्यक्ति छोटा सा बच्चा उस पैसे को नहीं लेता, क्योंकि दोस्तों ये पैसा जो है, जब ये दोनों व्यक्ति जूते पॉलिश करा के पैसे देने लगते हैं तो ये पैसा इस बालक के हाथ में ना दे करके उस पैसे को फेंक करके देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर वो बच्चा मेहनत करता है और उसे मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए थी, जो इन्होंने सम्मान के साथ नहीं दिया, उस पैसे को फेंक करके दिया। तो ये बालक कहता है कि मुझे ये पैसा हमारे हाथ में दो, ये हमारे सम्मान के विरुद्ध है, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ये सीन दोस्तों दीवार पिक्चर का है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक बालक, एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, क्योंकि वो जो काम करता है दोस्तों, वो कुछ भी काम हो, इस भारत जैसे देश में आप कुछ भी काम करो, हर काम की गरिमा होती है दोस्तों, बशर्ते गलत काम ना हो और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो इस वजह से ये जब पैसा बहा कर देता है तो ये बालक पैसा लेने से मना कर देता है। अब दोस्तों जब दीवार पिक्चर देखेंगे तो ये सीन आएगी तो बहुत ही अच्छा आपको इस सीन में जो डायलॉग है बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। आगे देखते हैं दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता, जैसा कि आपने चैप्टर में ही सबसे पहले देख लिया था भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों, भारत का संविधान, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। तो भारत में रहने वाले जो भारत के संविधान को मानते हैं, तो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा। और भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि दोस्तों कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले हों, वे सब समान माने जाते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ वो चाहे कैसा भी हो, उसके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव करने की कोई आज़ादी नहीं है। किसी के साथ सबको एक समान, एक रूप से देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जैसा अभी आपने वाल्मीकि और अंसारी की कहानी पढ़ी, उससे ये नहीं लगता कि असमानता खत्म हो चुकी है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और पुनर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं थे, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या पता चलता है कि बहुत साल पहले लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, गलत व्यवहार किया जाता था, असमानताएं थीं, उसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अब जो है अभी भी असमानताएं मौजूद हैं, लेकिन उतनी हद तक नहीं। उसके जो रेशियो अगर देखें तो उस रेशियो में कमी आई है और उसके लिए अब कानून बन गया है। जो पहले कानून नहीं हुआ करता था, अब कानून है। अब कानून को देखते हुए लोग ऐसा कम करते हैं, असमानताएं अब कम देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखो, भारतीय जो संविधान है, संसद का जो है एक यहाँ पर इमेज दिखाया गया है दोस्तों, जो सब एक दूसरे के का हाथ पकड़े हुए ये पिलर के रूप में खड़े हैं दोस्तों। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, आप जिसको अपने निर्वाचन क्षेत्र से जिताते हो, जो जीत करके जाता है, वो आपका प्रतिनिधि होता है, वो आपका प्रतिनिधित्व करता है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। तो देखो दोस्तों, जो प्रावधान है संविधान में, जो प्रावधान है उसके आधार पर अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम क्या है दोस्तों, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम करने वाली, नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। बिल्कुल दोस्तों, सबको एक ही कानून, भारत में जो कानून बनेगा, कोई अगर एक कानून बनता है तो उस कानून को संपूर्ण भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे कांताबाई जैसे घरेलू काम करने वाली
महिला हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके धर्म के साथ, उसके जात के साथ, उनसे उसके वंशज के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि आप इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करते। अगर ऐसा आप करते हो तो आप कानून का उल्लंघन करते हो और आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। उनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार इत्यादि शामिल हैं। बिल्कुल दोस्तों, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है। जैसा कि आपने देखा, चाहे वो होटल हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, कुछ भी हो, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है और समान अधिकार के तहत हर व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहरों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है कि ये सब सार्वजनिक स्थल होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता या उन्मूलन कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों, अस्पृश्यता या उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी दोस्तों, छुआछूत जो होता था, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। उसको ऐसा कोई अगर कहता है, छुआछूत को कोई मानता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। तो देखो दोस्तों, जो समानता का अधिकार है उसे संविधान ने दो तरीके से लागू किया है। वो कौन कौन से दो तरीके हैं उसको देखते हैं। पहला है कानून के द्वारा। तो दोस्तों, पहला कानून के द्वारा है, जहां पर जो है समानता का अधिकार मिलता है। और दूसरा है दोस्तों, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों को मदद करके। यानी कि जिन व्यक्तियों को, जिन समाज को सुविधा नहीं मिलती है, उन व्यक्तियों की, उन समाज के मदद करके हम इस समानता का अधिकार को लागू कर सकते हैं। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में, यानी बहुत साल पहले में अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिकार प्राप्त हो। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे हो, उनके साथ, जिनके साथ बहुत पहले असमानता होती थी, उनके साथ छुआछूत जैसे होते थे, उनको जो है अब समानता का अधिकार दिला दिया गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था जो है दोस्तों, आप इसके बारे में जानते होंगे कि विद्यालय में ये जो दोपहर का खाना होता है उसे बच्चों को दिया जाता है और वो सभी बच्चों के लिए एक साथ बनाया जाता है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे के लिए अलग से खाना बनेगा, सभी बच्चे एक साथ खाएंगे और एक जगह पर सभी बच्चों के लिए खाना बनेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है। यह भोजन भारत के सर्वप्रथम, तो ये योजना जो चलाई गई थी दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी सबसे पहले तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया दोस्तों। तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले प्रारंभ किया मिड डे मील, और ये 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि 6 महीने के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों में यह लागू किया जाए। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ और सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया। इस कार्यक्रम के
इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों जो गरीब बच्चे हुआ करते थे उनको दिन का को भोजन नहीं मिल पाता था। भोजन न मिलने के कारण ये दिन भर इनके घर वाले काम करवाते थे और ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब भोजन जब से मिलने लगा तो ये बच्चे कुछ बच्चे भोजन के लिए स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे इसलिए जाते हैं कि पढ़ाई भी होगी और मुझे वहीं पर भोजन भी मिलेगा। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे। बिल्कुल ऐसा होता था, जब बच्चे दोपहर के लंच में घर जाते थे खाना खाने के लिए तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो स्कूल वापस नहीं आते थे। परंतु अब जब से ये स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। अब घर में जो महिलाएं होती थी, जो अभिभावक होते थे, उनको ये चिंता लगी रहती थी कि अभी बच्चा आएगा, उसे खाना भी खिलाना है। तो अब उस चीज़ से वो भी फ्री हो गई, घर के जो अभिभावक हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब दोपहर का भोजन विद्यालय में ही मिल जाएगा और हमारा बच्चा आराम से खा करके फिर से पढ़ाई अपना प्रारंभ कर पाएगा। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रह को कम करने में सहायता मिली है। तो देखो दोस्तों, जो जातिगत पूर्वग्रह थे, पूर्वग्रहों से लोग शिकार थे, उस चीज़ों में भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि स्कूल में सभी जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो बिल्कुल दोस्तों, उन बच्चों को भी फ़ायदा मिला है जो बच्चे निर्धन परिवार से हैं और उनको खाने का भोजन नहीं मिल पाता, खाली पेट आते थे और उन्हें भूख लगी रहती थी, इस वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। और जब से ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चला है, कुपोषण वाले बच्चे को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाती है और उन बच्चों को भी भोजन मिल जाता है जो बच्चे खाना नहीं खा कर के आते थे, और वो भी खाना यहाँ पर आकर के आराम से खा सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु कभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो देखो दोस्तों, आज भी बहुत कुछ बदलने की, बहुत कुछ नया करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी असमानता देखने को मिल जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा जो पब्लिक स्कूल होते हैं वहां पर बच्चे अधिक पढ़ने के लिए जाते हैं जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी तुलना में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं और हर व्यक्ति, हर परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा वहाँ पर जाए। और जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे वही बच्चे आते हैं जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है, वही बच्चे सरकारी स्कूल में दोस्तों आते हैं। तो ये भी एक असमानता दिखाता है। गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं दोस्तों सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहाँ पर सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ने आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, आज भी ऐसे असमानताएं देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव के कारण आज भी वो परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। तो देखो दोस्तों, जो भेदभाव का व्यवहार है ये कानून के विरुद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज भी ऐसा करते हैं। फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता
आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपंगता यानी विकलांगता जिसके पास होती है, जो विकलांग होता है, उसके साथ भी लोग भेदभाव करते हैं, उससे भी अलग तरीके का व्यवहार करते हैं और ये व्यवहार देखने को मिलता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कोई भी किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, यानी कि एक बहुत लंबा संघर्ष है जो लगातार चलते रहना चाहिए, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना चाहिए। इस पुस्तक में आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जैसा कि आप एक इमेज देख रहे हो दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान बनाया गया था और इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था दोस्तों। इनकी कहानी आपने पढ़ी होगी, जब ये महाराष्ट्र में एक स्टेशन पे गए थे अपने पिताजी से मिलने के लिए और इनको बैलगाड़ी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। उस समय इन्होंने सोच लिया था, नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ नया करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए कुछ शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने आप सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और सम्मान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, उसके लिए आपको जो है बल, विश्वास और जरूर होना चाहिए। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये होना चाहिए कि जो उसका आत्मसम्मान है उसके लिए उच्च आदर्श विकसित करेगा और अपना मानव जीवन जो है बेहतर बनाएगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, जो साहसी व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर उनके आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, कोई अशोभनीय शब्द बोलता है, कुछ गलत करता है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और ये हर किसी के साथ ऐसा होना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए दोस्तों, जैसा अभी हमने पढ़ा ऊपर कि भारत में असमानताएं किस तरीके से फैली हुई हैं और किस किस तरीके से असमानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर समानता का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी असमानता देखने को मिल रही है और बहुत साल पहले असमानताएं कितने चरम पर थी। तो ये भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सिर्फ असमानता फैली हुई है। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं दोस्तों संसार में जहाँ पर आज भी लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे जो है उठाए गए और वहाँ पर भी असमानता थी। तो असमानता के कारण अन्य देश भी प्रभावी हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, वो आज भी उसे असमान रूप से मानते हैं, जबकि 1905 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। देखो दोस्तों, भारत के दूसरे देशों में भी असमानताएं किस तरीके से प्रभावी थी, किस तरीके से हावी थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको असमानता देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं रोजा पार्क्स जो 1913 से 2005 एक
अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस पर उन्हें अपनी सीट पर गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इन्होंने दोस्तों थकी थी, इस वजह से ये सीट पर बैठी थी और गोरे व्यक्ति को ये अपना सीट देने से मना कर दी कि मैं अपने सीट पर बैठी हूँ, मैं उठ करके किसी को अपना सीट नहीं दूंगी। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानताओं को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट था दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो उस समय आंदोलन चला, उस आंदोलन को क्या कहते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नास, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन्स बच्चे के लिए बस स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन्स गरीब थे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन्स बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते थे जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी जो थे निजी स्कूलों में पढ़ने जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के जैसा था या उससे ऊंचा था। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर भी किस तरीके से भेदभाव था, असमानताएं थी, और उसके बावजूद भी दोस्तों वहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके अपने हक की लड़ाई लड़ी। और इन्होंने दोस्तों 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम का जो है पास कराया और इन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन जैसे संघर्ष किए। इन लोगों ने भी दोस्तों एक आप कह सकते हो आंदोलन चला करके, संघर्ष करके 1964 में नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूलता के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करने का भरसक एकदम प्रयास किया और उसको ख़त्म किया दोस्तों। और वहाँ पर भी सबको समान अधिकार और समान नागरिकता का दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 15 की बात कही गई है दोस्तों। तो भारत के अनुच्छेद 15 में क्या है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ लाइनें हैं। तो देखते हैं, भारत के अनुच्छेद 15 में धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों। यानी कि इन सब के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसा कि नंबर 1 में दिया है, राज्य जो है किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म के आधार पर या उसके मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जा सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार की आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में कही गई है दोस्तों। आगे क्या कहा गया, कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी दुकानें चला सकता है, सार्वजनिक भोजनालयों में जा सकता है, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार से कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। ये भी अनुच्छेद 15 में कहा गया है। इसके अलावा पूर्णतया या भारत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग वो व्यक्ति कर सकता है। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी तालाब हो गया, कोई नदी हो गई, कोई स्नान करने का स्थान हो गया, बस स्टैंड हो गया, इन सभी स्थानों पर वो जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। अगर कोई रोकता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। इन सब के संबंध में किसी भी
निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन व शर्त के अधीन नहीं होगा। तो देख रहे हो आप दोस्तों, अनुच्छेद 15 में किस तरीके की बात कही गई है कि आप किसी से आप उसे भेदभाव नहीं कर सकते हो। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। उसमें केंद्र में यह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि इस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्ति की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। तो कानून जो बनता है दोस्तों, वो सभी के लिए बराबर होता है। कानून सबके लिए समान होता है। इसीलिए कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हों, चाहे वो गरीब ही हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। आगे देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। तो ये दोस्तों जो आया था वो विकलांग व्यक्तियों के लिए यानी दिव्यांग व्यक्ति के लिए आया था। 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो है समाज में पूर्ण भागीदारी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल में मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि जिन सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढाल बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांग के लिए पहुंचना सरल हो। क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे एक विकलांग व्यक्ति है जो व्हील चेयर से नहीं उतर सकता, इसलिए हर जगह रैंप रेलिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण कुछ शब्द आए थे, उन शब्दों को देखते हैं। जैसा कि आपने देखा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है दोस्तों, वो सभी के लिए जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। गरिमा के बारे में आपने देखा था दोस्तों, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझना चाहिए। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिकारों को निरूपित किया गया है। और नागरिक अधिकार आंदोलन जो आपने देखा था दोस्तों, अभी दूसरे देश में हो रहा था, अफ्रीका और अमेरिकन के बीच में एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी दोस्तों। तो ये नागरिक आंदोलन था। जो नागरिक अधिकार आंदोलन था दोस्तों, ये अफ्रीकी अमेरिकन्स जो थे इन्होंने इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मांग की थी और ये भेदभाव को इन्होंने ख़त्म किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक 7th क्लास का पहला चैप्टर जिसमें समानता के बारे में हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।